फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पॉलिटी की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। में हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष उसने कहा है कि संसदीय समितियां हैं ये सरकार की विरोधी नहीं है, बल्कि सहायक और सुधारात्मक उपकरणों के रूप में ये कार्य करती हैं। ये समितियां रचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। संसदीय समितियों के बारे में, तो संसदीय समिति हैं इनको सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और ये अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं। ये सदन या अध्यक्ष उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 उससे प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 तो सांसदों के विशेष अधिकारों से ये संबंधित है और अनुच्छेद 118 तो ये संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसदीय समितियों के प्रकार तो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो है तदर्थ समितियां। ये क्या है? तो इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। जब ये समितियां सौंपे गए कार्य को पूरा कर लेती हैं तो ये विघटित हो जाती हैं, जैसे कि रेलवे कन्वेंशन समिति आदि। फिर सेकंड है स्थायी समितियां। तो ये स्थायी समितियां एवं नियमित समितियां होती हैं, जैसे वित्तीय समितियां, अधीनस्थ विधान समिति आदि। संसद द्वारा जो गठित तदर्थ समितियां हैं और जो संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां हैं, दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों में ये कार्यरत स्वतंत्र विनियामक जो संस्थाएं हैं उनकी ये समीक्षा करती हैं। अब हाल ही में सुर्खियों में रहे समिति हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले प्राक्कलन समिति। इसके गठन के कितने हो रहे हैं? पूरे 75 वर्ष हैं पूर्ण हो रहे हैं। ये संसद की 3 वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। अन्य 2 वित्तीय समितियां सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोकलेखा समिति हैं। संरचना तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। मंत्री इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते हैं। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्य हैं उनमें से की जाती है। कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? तो समिति का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष है उसका होता है। अब इसके कार्य कौन कौन से? मुख्य कार्य तो दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, समीक्षा करना कि वे नीति की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। सहकारी समितियां, तो संसदीय कार्य मंत्रालय है। इसका एक प्रमुख कार्य क्या है? भारत सरकार मतलब कार्य आवंटन नियम 1961 है, इसके तहत सलाहकार समितियों का गठन करना। लोकसभा चुनाव है उनके बाद आवश्यकता अनुसार गठित किया जाता है इसको। किसी सलाहकार समिति उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 30। ठीक है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 हो सकते हैं। एक सांसद केवल 1 सीसी का सदस्य हो सकता है, मतलब एक सलाहकार समिति का। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दोनों सदनों के सांसद ये नामित किए जाएंगे, मतलब राज्यसभा और राज्यसभा दोनों में से। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार की नीति है और कार्यक्रम है उन पर सरकार तथा सांसद है उनके बीच अनौपचारिक जो भी विचार विमर्श है उसको ये बढ़ावा देना। फिर है हमारी सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। तो इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और ये 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में से एक है। सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें वित्त, रक्षा, गृह और विदेशी मंत्री शामिल होते हैं। जरूरत पड़ने पर रक्षा प्रमुखों और वरिष्ठ नौकरशाही जो होते हैं उनकी भी बैठक में बुलाया जा सकता है। कार्य क्या क्या है इनके? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और संरक्षण इकाइयों में प्रमुख नियुक्तियां संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ये आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षा चिंताओं वाले विदेशी मामलों आदि पर यह चर्चा करती है। कैबिनेट समितियां, तो ये संविधानेतर समितियां हैं। इनका प्रावधान कार्य संचालन नियम 1961 उसके अंतर्गत किया गया है। प्रमुख समितियां देख लेते हैं। तो राजनीतिक कार्य समिति, आर्थिक कार्य समिति, नियुक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, तो संरचना क्या है इसकी? यह 2 सदस्यीय समिति है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है
और केंद्रीय गृह मंत्री एकमात्र अन्य सदस्य के रूप में शामिल होता है। उत्तरदायित्व सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूएस, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी स्वायत्त संस्थाओं में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का निर्णय लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज। तो इसमें सबसे पहले पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अवधारणा PAI है, ये एक बहुक्षेत्रीय और बहुक्षेत्रकीय सूचकांक है। इसका उपयोग पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य, तो ये सूचकांक यह मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर है उसकी संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से उसको कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर रही हैं। थीम क्या है? तो थीम देख लेते हैं। सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायत उनका मूल्यांकन करता है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI में श्रेणियां, अचीवर 0%। तो इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बना पाई है। एस्पिरेंट मतलब आकांक्षी 61.2%। तो इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायतें उन्होंने स्थान हासिल किया है। फिर है परफॉर्मर प्रदर्शनकर्ता 36%। तो काफी संख्या में पंचायतें उन्होंने मध्यम स्तर की प्रगति हासिल की है। फिर है फ्रंट रनर अग्रणी। तो इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ गुजरात है, वो शीर्ष पर है। फिर है हमारा आदर्श युवा ग्राम सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS। तो पंचायती राज मंत्रालय उसने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से MYGS पहल की शुरुआत की है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जन भागीदारी को मजबूत करने और छात्र हैं उनको कृत्रिम ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है और इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और राज्य सरकार के स्कूल है उनमें लागू किया जाएगा। JNVS NEP 1986 के तहत स्थापित आवासीय विद्यालय है जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से निरपेक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। नोडल एजेंसी, तो इसकी नोडल एजेंसी है शिक्षा मंत्रालय EMRS। इसका उद्देश्य तो उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति मतलब ST के छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जहां पर 50% से अधिक ST आबादी है और कम से कम 20,000 जनजाति लोग रहते हैं। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। फिर हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। तो इसमें सबसे पहले राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत सरकार है उसके राजभाषा विभाग ने हाल ही में अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती, इसके 50 वर्ष हो गए हैं, तो ये मनाई है। राजभाषा तो विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। यह गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है। राजभाषा के बारे में तो संविधान का भाग कौन सा 17, इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है वो शामिल हैं। अनुच्छेद 343 इसके अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। फिर है राजभाषा अधिनियम 1963। तो इसके अनुसार संघ के सभी शासकीय कार्यों और संसदीय कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी उसका भी उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 344 इसमें राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति इसके गठन का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 345 तो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी का उस राज्य की राजभाषा के रूप में अधिसूचित कर सकता है। फिर है अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो लोकसभा अध्यक्ष है उसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। अंतर संसदीय संघ IPU के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IPU है इसकी स्थापना 1889 में सांसदों के एक लघु समूह के रूप में हुई थी। उद्देश्य
संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संसदों एवं सांसदों को सशक्त बनाना है। इसमें महिला सांसदों का मंच, फोरम ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्री भी शामिल है। इसने पिछले 40 वर्ष उनसे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रणालियों में महिलाओं को भागीदारी बनाने के लिए एक विशिष्ट वैश्विक मंच प्रदान किया है। सदस्य तो इसके 182 सदस्य देश हैं। 42 सबसे नया देश सदस्य है इसके 15 एसोसिएट सदस्य हैं। भारत है वो आईपीयू का सदस्य देश है। ये हमें मेन पॉइंट इसमें याद रखना है कि भारत है वो भी आईपीयू का सदस्य देश है। मुख्यालय तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सुर्खियों में रही मुख्य शब्दावलियां या पहले की टर्म्स इनिशिएटिव इन न्यूज। तो सबसे पहले धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 117(1) इसमें धन विधेयक, अनुच्छेद 110 इसकी विशेषताएं शामिल होती हैं। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश उसके बाद केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 117(3) तो भारत की संचित निधि से व्यय से जुड़े विधेयक है, उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में तो वित्तीय विधेयक है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा विधेयक में केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है, वैसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती। विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के 75 दिन है, इनके भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। चूंकि वित्तीय विधेयक है इसका प्रकार फर्स्ट जो है ये एक धन विधेयक ही होता है, इसलिए अनुच्छेद 108 है। इसके तहत वित्त विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग है, उसकी अनुमति नहीं है। मतलब दोनों सदनों से हमें अलग अलग इसको पारित कराना होता है। अनुच्छेद 109 तो धन विधेयक है उनके संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक है उसको दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था, जिसमें राज्यसभा द्वारा अनुशंसित कोई भी संशोधन शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा गैर सरकारी विधेयक, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल। परिचय तो संसद के जो सदस्य निर्वाचित या मनोनीत मंत्री नहीं होते हैं उन्हें गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जो भी विधेयक है उसको हम क्या कहेंगे, गैर सरकारी विधेयक कहेंगे, पीएमबी कहेंगे। ऐसे विधेयक है उसका मसौदा तैयार करना उस सदस्य की जिम्मेदारी होती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करता है। प्रक्रिया तो गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से 1 महीने पहले उसकी सूचना देनी होती है। गैर सरकारी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी मिल जाती है तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्रवाई के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं। राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार, एक शुक्रवार के अंतराल पर उसको दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय निर्धारित है। भारत में पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था। इस विधेयक को सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने संसद में प्रस्तुत किया था। आज तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं और ऐसा अंतिम विधेयक 1970 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, साइन डाई। ये एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है अगली बैठक के लिए कोई तिथि निर्धारित किए बिना। संसदीय मामले में अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, इसका अर्थ है संसद के किसी सत्र का समापन बिना यह निर्धारित किए करना कि अगली बैठक फिर से कब शुरू होगी। स्थगन की घोषणा करने का अधिकार तो स्थगन की घोषणा पीठासीन अधिकारी करता है। बाद में संविधान के अनुच्छेद 85 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके सदन का सत्रावसान करता है। इससे जारी सत्र आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। लंबित कार्य विधेयकों पर प्रभाव तो सत्रावसान वाले सदन में लंबित सभी विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकांश अभ्यवेदन या नोटिस जैसे प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प समाप्त माने जाते हैं और उन्हें अगले सत्र में फिर से प्रस्तुत करना पड़ता है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्था ना हो। संसद है इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। संसद के लिए एक वर्ष में बैठक के दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।